हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे अकाउंटेंसी के टॉपिक की, जो कि है हमारा फाइनल अकाउंट एंड एडजस्टमेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, शेड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बताइए किसके साथ ये डील करता है। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो। स्टैटिक क्वेश्चन है। बताइए। देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट के बारे में बताया गया है, जबकि हम बात करें पार्ट वन एंड शेड्यूल थर्ड। ठीक है, ये तो हो गया पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में जो बताया गया है वो बताया गया है यहाँ पे हमारे बैलेंस शीट को, तो आप ये नोट कर लीजिए। फर्स्ट हमें हमें बताता है बैलेंस शीट एंड सेकंड हमें क्या बताता है, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट आइए। Manager's commission is given at the rate of 10% on the profits after giving commission to him. If the profit before giving commission is rupees 1,54,000, then payable commission will be। अब आपको बताना है कि उसको कमीशन देने के बाद हमारा प्रॉफिट जो था वो क्या होगा। उसको 10% दिया था और उस देने से पहले हमारा प्रॉफिट इतना था, तो उसको हमने कमीशन टोटल कितना दिया। बताइए। देखिए, इसका एक फॉर्मूला, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है तो आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इस तरह के फॉर्मूला निकालते हैं हम। कमीशन इक्वल टू, पहले तो हमें नेट प्रॉफिट लिखना है। नेट प्रॉफिट कौन सा वाला, बिफोर कमीशन चार्ज, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि बिफोर वाला। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय, अब आपको यहाँ पे 100 तो करना ही है, साथ में आपको प्लस करनी है रेट ऑफ कमीशन। आपकी रेट ऑफ कमीशन कितनी है, तो देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। हमारा बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना था, हमारा अमाउंट 1,54,000। मल्टीप्लाई किससे करना है, रेट ऑफ कमीशन 10%, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन यानी कि 10। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर निकल कर आएगा, 110 है। ठीक है, इसमें ऐड कर दिया तो यहाँ पे हो गया 110। डायरेक्ट इसको 110 ही लिख लीजिए तो काटने में आसानी होगी। 154,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 110। तो देखिए, अब इसको यहाँ से, इसको आप पहले मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आपका 14,000। और यहाँ पर कमीशन ही पूछा गया है, आपको बाद में नेट प्रॉफिट नहीं पूछा गया कि उसके बाद नेट प्रॉफिट कितना होगा, आपको डायरेक्ट कमीशन पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के बहुत आते हैं, तो इन इन क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में देनी है, और लेकिन वो एग्जैक्ट वैसी ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो कुछ चुनिंदा न्यूमेरिकल्स हैं जो कि रिपीट होते हैं बार बार। नेक्स्ट देखिए, लोन ऑन मॉर्गेज इज शोन इन, आपने कोई लोन लिया मॉर्गेज पे, वो कहाँ पे शो किया जाता है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। बताइए। देखो, आपको पता होगा बैलेंस शीट में दो साइड होती हैं, लायबिलिटी साइड और असेट साइड। असेट साइड में तो सारी असेट्स आती हैं, लेकिन लायबिलिटी साइड में हमारी कैपिटल और लायबिलिटीज दोनों आती हैं। अब लोन ऑन मॉर्गेज जो है ये बोरोअर साइड में दिखाया जाता है हमारे, तो इस बोरोअर किस साइड होता है, लायबिलिटी साइड। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 राइट आंसर हो जाएगा, लायबिलिटी साइड अंडर करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी में करके इसको दिखाया जाता है।
इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आइए, अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट प्रोबेबल लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स इज अ, बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो भी आपके बैड डेट है फ्यूचर में जो होने वाले हैं उनको मीट आउट करने के लिए आप कुछ अमाउंट बचा के रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी, रिजर्व, प्रोविजन या कंटिजेंट लाइबिलिटी। देखिए इस तरह की जो नॉन लायबिलिटी होती है हमें ये तो पता है कि हो सकता है, लेकिन कितना हो सकता है ये हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम कुछ अमाउंट अपना अलग से बचा के रखते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन। इसके लिए टर्म यूज किया जाता है प्रोविजन, कि हमने बैड डेट के लिए एक प्रोविजन बना के चले, जिससे कि अगर फ्यूचर में कोई भी बैड डेट होते हैं तो हम यहाँ से अपने उस खर्चे को मीट आउट कर पाएंगे, यानी कि हम उस खर्चे को अपना एक तरह से हम पर इतना बर्डन नहीं पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पोजीशन एट स्पेसिफिक डेट, बताइए स्पेसिफिक डेट पे क्या दिखाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या बैलेंस शीट। बताइए। देखिए एक स्पेसिफिक डेट पे हम बनाते हैं बैलेंस शीट, तो ठीक है, ये हम सबको पता है कि बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती है एक स्पेसिफिक डेट पे, ठीक है। और ये हमारी क्या फाइंड आउट करने में हेल्प करती है, फाइनेंशियल पोजीशन को, ठीक है, ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने में मदद करती है। इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या शो की जाती है, टेंजिबल असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हम यहाँ पर शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। देखिए इसके अंदर हम टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों दिखाते हैं, और जो हमारी फिक्टिशियस असेट्स होती हैं वो टेंजुअल असेट्स के अंदर ही कंसिडर की जाती हैं, इसलिए बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर शोन इन। अब जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ पे शो किए जाते हैं, बताइए। ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट या फिर एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, किस साइड हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को दिखाएंगे। ये हम दिखाते हैं लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। और अगर इसकी जगह आपसे बोला होता, एक मिनट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर आपसे बोले होते तो ये हम दिखाते यहाँ पे असेट साइड में, ठीक है, ये हम दिखाते हैं असेट साइड में और ये दिखाए जाते हैं हमारे प्रीपेड साइड में, तो ऑप्शन यहाँ पर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रीपेड रेंट अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस शुड बी शोन इन। अब प्रीपेड रेंट को ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया है, तो ये कहाँ पे शो किए जाएंगे, ये क्वेश्चंस या इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का क्या ट्रीटमेंट होता है, और बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाते हैं तो क्या ट्रीटमेंट, और ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाते हैं तो किस तरह का ट्रीटमेंट होता है। बताइए, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट या फिर एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बताइए। देखिए प्रीपेड रेंट अभी मैंने आपको बताया ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया गया है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट दिखाए जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 4 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारा एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो बताइए वो हम कहाँ कहाँ दिखाएंगे। अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस ना देखिए, एडजस्टमेंट यानी ट्रायल बैलेंस के बाहर की बात की जा रही है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ये हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और ये हम दिखाएंगे असेट साइड बैलेंस शीट की, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी हमारा करेक्ट आंसर है, और अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर होते तो ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर दिखाए जाते असेट साइड में। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेवल है
सॉरी एक ट्रेडर है, उसके स्टॉक की वैल्यू 10% ओवर कॉस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक उसका दिया हुआ है 27,500, देन इट कॉस्ट वुड बी, तब वो कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट से 10% ओवर है ओपनिंग स्टॉक, बताइए। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक, जैसे माना ओपनिंग स्टॉक उसका 100 है, और ये बोल रहे हैं कि 10% ऑफ ओपनिंग स्टॉक है उसका क्या, कॉस्ट। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 110, ठीक है। ये 10% दिया है ना कि 10, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक हो गया उसका 100 और 10% ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, तो प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो गया हमारा 110। तो अब यहाँ पर इसका आराम से आप निकाल लीजिए, 27,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, 2 से इसको काट लीजिए, 2500 प्लस ये, तो ये हो गया हमारा 25,000। 25,000 हमारा यहाँ पे राइट आंसर निकला है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 25,000 का आप 10% निकाल लीजिए, वो आप यहाँ पर जोड़ दीजिए 2500 में, तो आपका हो जाएगा 27,500, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 79,000, सेल्स 1,10,000, परचेज 30,000, बताइए। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की अमाउंट क्या होगी, यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 79,000 है, सेल 1,10,000 है और परचेज 30,000 है। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। देखिए सेल कितनी दे रखी है, 1,10,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है आपका 79,000, ठीक है। तो ये आप इसको इससे माइनस कर दीजिए, तो आपका आसानी से यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, एक, ये बच्चा 3, ये आपका प्लस में, यानी कि प्रॉफिट बैलेंस है आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका 31,000 ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स असेट्स, अब इसमें से कौन सी फिक्स असेट नहीं है, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश या मशीनरी। सिंपल है, देखिए फिक्स असेट्स वो असेट्स होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म टेंजिबल असेट्स होती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे बिजनेस में इनकम को जनरेट करने का काम करती हैं। इस तरह की जो इनकम जो सॉरी असेट्स होती हैं, ये हमारे फर्म के अंदर लॉन्ग टाइम तक फाइनेंशियल गेन करने में हमें हेल्प करती हैं। इनकी एक यूज़फुल लाइफ होती है, और ये यूज़फुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है। जैसे कि एग्जांपल में ले सकते हैं बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें कैश, तो कैश हमेशा हमारे करंट असेट्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखियो यहाँ पे, इफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑफ कॉस्ट देन सेल्स वुड बी, अगर प्रॉफिट हमारा इक्वल है 25% ऑफ कॉस्ट, तो सेल्स हमारी कितनी होगी, 10%, 20%, 25% या 33 मल्टीप्लाई बाय 1/3। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कॉस्ट हमारी यहाँ पे कितनी दे रखी है, अगर हम कॉस्ट यहाँ पे मान के चले 100,
ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम, 100 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमारा प्रॉफिट कितना निकल कर आ जाएगा, 25। तो हमारी सेल इसका मतलब कितनी हो गई, सेल हमारी हो गई 100 प्लस 25, तो ये हो गई हमारी सेल 125। तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, तो इसको ऐसे निकालेंगे, प्रॉफिट हमारा कितना है 25, यहाँ पर हमारा हो गया मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल्स, तो सेल्स हमारी 125। अब आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 125 को 25 से डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा 20%। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है, एक बार और समझें, देखिए माना हमारी जो कॉस्ट है वो हमारी 100 है। ठीक है, और इसमें बोला जा रहा है कि जो प्रॉफिट है इक्वल टू 25% ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा आप ऐसे निकाल सकते हैं, कॉस्ट पे कॉस्ट 100, इस पर हम 25% निकालेंगे डिवाइडेड बाय 100, तो इस तरह से हमारी निकल कर आ जाएगा प्रॉफिट 25। ठीक है, सेल्स में हमारा प्रॉफिट इंक्लूड है 25, तो सेल्स में सेल्स हमने मानी हमारी 100, उसमें हमने ऐड कर दिया 25 को, तो टोटल हमारी सेल कितनी निकल कर आ गई, 125। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल। तो प्रॉफिट हमारा कितना निकल कर आया था, 25 मल्टीप्लाई बाय 100, और सेल हमारी कितनी निकल कर आई थी, 125। ठीक है, इसको इससे आप डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी निकल कर आ जाएगी 20%। ठीक है, नेक्स्ट आइए, those assets which are purchased to increase profitability in business and not to be resold are called, बताइए। ऐसी असेट्स जो कि परचेज की जाती हैं प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और वो सोल्ड नहीं होती, सोल्ड नहीं होती से मतलब ये है कि वो सोल्ड करने के पर्पज से नहीं खरीदी जाती हैं, तो उस तरह की एसेट्स हमारी कहलाती हैं फिक्स एसेट्स। क्योंकि फिक्स एसेट्स को हम इसलिए खरीदते हैं कि ये हमारी इनकम जनरेट करने में हमारी हेल्प करेगी, ना कि हम इस पर्पज से खरीदते हैं कि हमें इसको आगे सेल करना होगा। इसकी एक यूजफुल लाइफ होती है मोर देन 1 ईयर की, और ये हमें हमारी अर्निंग में हमें हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटेंजिबल असेट्स, इसमें से कौन सी इंटेंजिबल असेट नहीं है, गुडविल, क्रेडिटर, कॉपीराइट या पेटेंट, बताइए। देखिए, गुडविल को हम टच नहीं कर सकते, क्रेडिटर को टच नहीं कर सकते, पेटेंट को, लेकिन कॉपीराइट वो सॉरी क्रेडिटर को हम टच कर सकते हैं लेकिन कॉपीराइट और पेटेंट को नहीं, इसलिए हमारी इंटेंजिबल असेट्स नहीं है क्रेडिटर। नेक्स्ट देखिए, द नेचर ऑफ एडवांस टैक्स पेमेंट इज, एडवांस टैक्स पेमेंट का नेचर बताइए। असेट्स, लाइबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, बताइए। अब आप ये समझिए, आपने कहीं पे किसी को कोई एडवांस दिया है, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए एक असेट की तरह ही तो काम करेगा। क्योंकि देखिए, जब भी हम एडवांस किसी को देके चलते हैं, इट मीन्स हमने वो ऑलरेडी पे कर दिया है, अब हमारी उस पर कोई भी किसी भी तरह की लाइबिलिटी नहीं है, और वो आगे एडवांस जो दिया है वो आगे के टाइम में हमें एक असेट की तरह काम करेगा, हमें उस टाइम वो चीज़ नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, और इस तरह की जो एडवांस टैक्स होते हैं ये हम असेट साइड में इसको शो करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अनरियलाइज्ड डिविडेंड इज शोन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड इन कंपनीज बैलेंस शीट, बताइए। रिजर्व एंड सरप्लस, प्रोविजन, करंट लाइबिलिटीज या फिर डिफरेंट आइटम्स।
देखिए अनरियलाइज्ड डिविडेंड जो होते हैं वो हम करंट लायबिलिटीज की तरह दिखाते हैं, क्योंकि अनरियलाइज्ड डिविडेंड से मतलब यहाँ पे अनक्लेम्ड डिविडेंड से है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको करंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं अपने बैलेंस शीट के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, इफ द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1 लाख, देन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विल बी। आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट बताना है। बताइए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका? 25% ऑन सेल, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कितना है? 1 लाख रुपए। अब यहाँ पे माना, ये हम मान के चल रहे हैं, माना सेल हमारी 100 है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट हमारा होगा 100 का 25% करो तो ये हमारा निकल कर आएगा 25। तो 100 में से जब हम माइनस करेंगे 25 तो ये हमारा निकल कर आया 75। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है? सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहाँ पर हो जाएगा 25, और ये जो 75 निकल कर आया है ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी। तो यदि 75 रुपीज इक्वल टू 1 लाख है, देन 25 जो प्रॉफिट है हमारा वो इक्वल टू कितना होगा? तो देखिए कॉस्ट हमारी कितनी निकल, कॉस्ट हम ऐसे निकाल सकते हैं, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 75, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये आप इसको काट दीजिए, ये आपका आंसर निकल कर आएगा 5। 5 से हम इसको काटेंगे तो जी आएगा, ये निकल कर आएगा हमारा 33,333, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। एक बार और समझ लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट हमारा रेट दे रखी है 25% ऑन सेल, कॉस्ट हमें दे रखी है 1 लाख की। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो सेल है हमारी 100 है, माना सेल हमारी 100 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 100 का 25% निकालेंगे तो ये हमारा यानी कि 25 रुपये है, ठीक है। तो वहीं अगर हम यहाँ पे कॉस्ट निकाल के चलें अपनी, तो कॉस्ट हमारी कितनी आई? 100 - 25, तो कॉस्ट हमारी निकल कर आ गई 75, ठीक है। तो यदि 75 रुपीज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 लाख है तो वहां पे 25 प्रॉफिट इक्वल टू हमारा कितना होगा? तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 75। तो इस तरह से हमारा 33,333 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अनपेड कॉल्स इज शोन इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अनपेड कॉल्स कहाँ दिखाई जाती हैं? ऐसी जो कि अभी पेड नहीं हुई है, एडेड टू शेयर कैपिटल, डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल्स, अंडर हेड करंट असेट्स, अंडर हेड करंट लायबिलिटीज। बताइए। देखिए करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी मैं खुद ही हटा देती हूँ, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इन फर्स्ट और सेकंड में से आप बताइए क्या हो सकता है। सिंपल है, अनपेड कॉल्स हैं तो आप ऐड तो नहीं करोगे, आप इसको डिडक्ट करोगे कॉल्ड अप अमाउंट से, क्योंकि आपने जितनी मांगी थी उतनी अभी पे नहीं हुई है, तो आप कॉल्ड अप अमाउंट में से इसको डिडक्ट करके दिखाएंगे। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ ओपनिंग स्टॉक इज 2,45,000, परचेज हमारा 15 लाख है, सेल 17,40,000 है, और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 20% है, देन क्लोजिंग स्टॉक बिल भी। बताइए। थोड़ा बड़ा है, अच्छे से पढ़िए समझिए फिर इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा। सॉल्व करें?
देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा, 2,45,000, ठीक है। परचेज 15 लाख, सेल्स 17,40,000। तो परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना है यहाँ पे। ग्रॉस प्रॉफिट तो हमारा 20% ऑन कॉस्ट है, तो एज्यूम करके चलो कि कॉस्ट हमारी यहाँ पे 100 है, ठीक है, जो कि सेल हमारी कॉस्ट पर 20% है। तो सेल हमारी कैसे होगी, 100 + 20, तो ये हो गया हमारा 120, ठीक है। तो कॉस्ट पे हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट हमारी कितनी दे रखी है सेल की, 17,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120। तो अब आप इसको इससे काट दो, तो ये मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा 14,50,000, ठीक है। अब इस 14,40,000 जो आपको दे रखी है सेल, इसमें से आप 14,50,000 क्या करने, वो 17,40,000 दे रखे, उसमें से 14,50,000 आप माइनस कर दीजिए। 17,40,000 में से 14,50,000 आपने माइनस कर दिए, तो आपको निकल कर आ गए 2,90,000, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर कितना ना आ गया, वो यहाँ पर आ गया आपका 2,95,000 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर सॉरी 90,000 नहीं 95,000 आएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इनटू द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स में क्या चीज इंक्लूड नहीं की जाती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैश अकाउंट या फिर बैलेंस शीट। बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपका होगा, क्या चीज फाइनल अकाउंट में शो नहीं की जाती है। सिंपल है, कैश बुक तो हमारी किसका पार्ट है, लेजर का पार्ट है, ये यहाँ क्यों आएगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या है, रेंट पे हो गया है कैश में, रेंट इज रिसीव्ड, रेंट इज ड्यू बट पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, रेंट हैज बीन पेड इन एडवांस। बताइए। देखिए आउटस्टैंडिंग का मतलब है कोई चीज जो कि हमने करवा ली है लेकिन अभी उसका हमने पेमेंट नहीं दिया है, ठीक है। उसका वो काम तो हमने ले लिया या हमने वो चीज यूज कर ली लेकिन अभी उसका अमाउंट हमने नहीं दिया है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ड्यू तो है लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुआ है, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है हमारा, द स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, यानी कि जब हम असेट्स एंड लाइबिलिटीज प्रिपेयर करते हैं तो उसका एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर P&L अकाउंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। बताइए। सिंपल है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सबको ही इसका आंसर पता होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अन अक्रूड इनकम इज। अब अन अक्रूड इनकम क्या होती है, असेट्स, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। बताइए ये क्या होगी। देखिए अनअक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो कि आपने रिसीव तो कर ली है लेकिन अभी अर्न नहीं की है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपने उसका काम नहीं किया लेकिन आपने वो अमाउंट रिसीव कर लिया है, तो ये क्या है, ये एक लायबिलिटी का काम है, क्योंकि हम ऑलरेडी अमाउंट ले चुके हैं लेकिन उसके बदले में हमने ना कोई काम किया है और ना ही कुछ भी ट्रांजेक्शन या कुछ भी एक्टिविटी उसके बिहाफ पर की है, तो ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, द बैलेंस ऑफ DDR या फिर डिपॉजिट फंड अकाउंट कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, डिपॉजिट फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए DDR डिपॉजिट फंड अकाउंट की बात की जा रही है, तो एक फंड है, एक रिजर्व की तरह है, और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नेम भी मेंशन नहीं है कि वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नेम हो, ठीक है। नॉर्मल फंड है, तो ये हमारा एक जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। ये P&L अकाउंट में तो हमारे इनकम जाती है, एक्सपेंसेस जाते हैं, ठीक है। डिपॉजिट फंड अकाउंट यहाँ पर इस ये नहीं आएगा क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, जबकि ये यहाँ पे फंड की बात कर रहा है, तो ये हमारा जर्नल रिजर्व का पार्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अ बैलेंस शीट शोज अ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक बैलेंस शीट जो है फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है ऑर्गेनाइजेशन की पूरे साल के लिए, द डे ऑन विच इट इज प्रिपेयर्ड, या फिर फॉर अ मंथ, या फिर वीक। बताइए। देखिए, फॉर दी होल ईयर नहीं, बैलेंस शीट होल ईयर के लिए प्रिपेयर नहीं की जाती, मंथ के लिए भी नहीं, ना ही वीक के लिए। ये एक पर्टिकुलर डेट पे प्रिपेयर की जाती है, और ये जिस दिन प्रिपेयर की जाती है उस दिन तक की फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर दे रखा है ट्रेडमार्क, गुडविल एंड लाइबिलिटीज आर शोन अंडर विच हेड इन कंपनीज बैलेंस शीट। बताइए, ये सब क्या है? ट्रेडमार्क, गुडविल, बिल्डिंग, सब असेट्स हैं। तो ये कहाँ दिखाई जाती हैं कंपनी की बैलेंस शीट में? फिक्स असेट्स की तरह, करंट असेट्स, लोन एंड एडवांसेस, या फिर इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने आपको बताया ये असेट्स हैं, तो लोन एंड एडवांसेस तो कट गया, इन्वेस्टमेंट भी कट गया। अब इन दोनों में से बता दीजिए ये क्या है। देखिए, करंट असेट्स वो होती हैं जिसकी बेनिफिट हमें 1 ईयर तक मिलता है, और फिक्स असेट्स वो होती हैं जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर तक मिलता है। तो अब आप देखिए, ट्रेडमार्क, गुडविल और बिल्डिंग, इसका बेनिफिट हमें 1 साल तक मिलेगा या 1 साल से ज्यादा। ठीक है, 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा फिक्स असेट्स। नेक्स्ट आइए, प्रपोज डिविडेंड। अब हमें बताना है कि ये कंपनी की बैलेंस शीट में किस हेड के अंदर दिखाया जाता है। करंट लायबिलिटीज, प्रोविजन, रेलिवेंट, या फिर रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए, प्रपोज डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कि आपने पहले से ही कह दिया है कि इतना डिविडेंड तो हमें देना ही है। तो ये क्या है? आपके लिए एक लायबिलिटी है। ठीक है, तो इसको हम प्रोविजन के हेड में दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने पहले से ही प्रपोज्ड कर रखा है, तो आपको, अब आपने जब पहले से ही कह दिया है तो आपको ये देना ही देना है। तो आप क्या करोगे? इसके लिए एक प्रोविजन बना के चलोगे। हो सकता है आगे जाके हमारे पास इतना अमाउंट ना हो, तो हम उस समय क्या देंगे, इसलिए पहले से ही एक प्रोविजन बना के रखा जाएगा इसके नाम से। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। और अगर हम बात करें तो इसको हम पेंडल अकाउंट, पेंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो उसके डेबिट साइड में भी शो करते हैं। तो आप ये भी नोट कर लीजिए, यहाँ तो आएगा ही आएगा, पेंडल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड भी दिखाया जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच हेड ऑफ द लायबिलिटी साइड ऑफ अ कंपनीज बैलेंस शीट अनक्लेम्ड डिविडेंड विल बी शोन। यानी कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम अनक्लेम्ड डिविडेंड कहाँ शो करते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में, कंटिजेंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटीज, या फिर प्रोविजंस। बताइए। एलिमिनेशन मेथड से कीजिए, आप इजीली कर सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ी मदद कर देती हूँ आपकी। कंटिजेंट लायबिलिटी तो हमारा बिल्कुल हट गया, क्योंकि ये हम असेट साइड में दिखाते हैं। बचा क्या? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। बताइए। अनक्लेम्ड डिविडेंड जो कि अभी तक मांगा नहीं गया है, वो यहाँ पर हम दिखाते हैं, यानी कि हमारी ये जो लायबिलिटी बनेगी लेस देन 1 ईयर की बनेगी, इसलिए ये हम करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए, पर्सनल अकाउंट कौन सा अकाउंट हमारा कहलाएगा? देखिए, सस्पेंस अकाउंट जो है वो हमारा यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है ट्रायल बैलेंस जो हमारा मैच नहीं करता, तो उसके डिफरेंस को मैच करने के लिए। ठीक है, और ये न्यूली ओपन किया जाता है, और जब उस तरह का एरर हमें फाइंड आउट हो जाता है तो इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। ये एक टेम्परेरी नेचर का अकाउंट होता है, इसलिए इसको हम, ये हमारे लिए असेट का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको रियल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, या रियल अकाउंट की तरह ये कंसिडर किया जाता है। इसका नेचर रियल अकाउंट का होता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20,000 की है। यहाँ क्रॉस की जगह आप ग्रॉस कर लीजिएगा,
ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 5,000 का है, सेल्स रिटर्न 10,000 की है। ऑन द बेसिस ऑफ अवर डेटा फाइंड सेल्स। अब आपको यहाँ पे सेल्स बतानी है, कितनी होगी बताइए। देखिए यहाँ पर हमें बतानी है सेल, तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो है 20,000 की। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रहे हैं 5,000 का, तो 5,000 हम इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना निकल कर आ गया 25,000। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 25,000। यहाँ पे सेल्स रिटर्न का तो कोई मतलब ही नहीं है, हमारी जो सेल्स रिटर्न है वो ऑलरेडी क्योंकि इसमें इंक्लूड होगी, सेल्स के अंदर सेल्स करी होगी 25,000 की, तभी तो 10,000 हमारा बचकर आया रिटर्न होके। इसलिए हमारा सेल्स रिटर्न यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से आप जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सेल निकल कर आ जाएगी, जो कि है हमारी यहाँ पे 25,000। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है आपको ये बतानी है। कैपिटल अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर्स, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर विच शेयर्स कैन बी इश्यूड बाय द कंपनी, टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, या फिर टोटल अमाउंट कॉल्ड अप ऑन शेयर कैपिटल। बताइए ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है। देखिए ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल वो मैक्सिमम अमाउंट होता है हमारी कैपिटल का जो कि कंपनी के द्वारा इश्यू किया जा सकता है। सबसे पहले आपने देखा होगा जब भी हम कैपिटल लिखते हैं तो आता है ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, उसके बाद आता है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, इस तरह से हम पूरी लिस्ट बनाते हैं। तो ये मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कि हम इश्यू कर सकते हैं। उसके बाद कुछ अमाउंट बचा के रख लिया जाता है फॉर फ्यूचर पर्पस, फ्यूचर में कभी आगे मांग लेंगे एट द एंड ऑफ द वाइंडिंग अप, तो वो होता है हमारा रिजर्व कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट जो है वो हमारा डिस्काउंटेड बिल पर है, तो वो किस तरह से कंसीडर किया जाता है। एन आइटम ऑफ इनकम, अ लायबिलिटी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम। बताइए। देखिए अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट जो होता है डिस्काउंटेड बिल्स पर, ये हमारा एक लायबिलिटी की तरह शो किया जाता है। ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है और ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस हेड में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हम वो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बैलेंस शीट आपको डेट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है फॉर अ पर्टिकुलर डेट, मंथ, 6 मंथ्स या फिर ईयर। बताइए। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, आंसर हो जाएगा 1। बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, यूजुअली एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, और इसके लेफ्ट साइड में हमारी लायबिलिटीज होती हैं जबकि राइट साइड में हम इसमें असेट्स शो करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हमारा प्रॉफिट 50% है सेल का, देन व्हाट इज परसेंटेज ऑन कॉस्ट। कॉस्ट के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज होगा। देखिए प्रॉफिट हमारा कितना है 50% ऑफ सेल। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट है हमारा, माना एज्यूम एज्यूम करके चलते हैं हमारी सेल है 100। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये हमारा टोटल निकल कर आ जाएगा 50 रुपीज। ठीक है, और कॉस्ट हमारी कि हम कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस प्रॉफिट।
तभी तो हमारी कॉस्ट निकल कर आएगी। तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट हमने सेल डिसकंसिडर की थी, सेल 50 थी, हमारा यहाँ पे प्रॉफिट 50, तो बचा हमारे पास कितना 50। तो प्रॉफिट का परसेंटेज हम निकालेंगे तो ये निकालेंगे 50, इस 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइडेड बाय 50, तो यहाँ पर हमारी जो निकल कर आ जाएगी वो निकल कर आ जाएगा 100%। इसलिए ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 100% हमारा यहाँ पे क्या है, परसेंटेज है कॉस्ट पर। नेक्स्ट आइए, कॉस्ट, गुड्स कॉस्ट इन ट्रांजिट इज एन ओवरहेड ऑफ। अब इस गुड्स कॉस्ट इन ट्रांजिट को हम अलग नाम से भी जानते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स लॉस इन ट्रांजिट। ये सब हमारा ओवरहेड किसका है, सेल्स का, फैक्ट्री का, ऑफिस का या डिलीवरी का, बताइए। देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये हमारा डिलीवरी ओवरहेड का पार्ट में आता है। अब यहाँ पे गुड कॉस्ट इन ट्रांजिट का मतलब यहाँ पर ये है कि हमने उसको भेज दिया है, वो रास्ते में हमें माल है, या फिर ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि लॉस हो गया उस माल का, या फिर वो अभी रास्ते में है, या फिर रास्ते में जो माल है उसकी कॉस्ट, इस तरह से जो आपसे घुमा फिरा के इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये सारी ही चीजें हमारी डिलीवरी ओवरहेड के अंदर कंसिडर की जाती हैं, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, फैक्ट्री मैनेजर को 10% कमीशन का मिलता है नेट प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इफ प्रॉफिट इज 2200 देन कमीशन विल बी, बताइए। मैंने आपको इस तरह का एक क्वेश्चन करा रखा है, अगर आपने उस टाइम नोट किया होगा उसका फॉर्मूला तो आप इजीली निकाल सकते हैं, बताइए। क्या होगा, 220, 200, 240, 244.44। देखिए फॉर्मूला फिर से आप नोट कर लीजिए, उसका जो इस तरह के जो क्वेश्चन में हम निकालते हैं कमीशन, तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। अब देखिए प्रॉफिट हमारा कितना दिखा रहा है, ये 2200, रेट ऑफ कमीशन कितना है 10, 100 प्लस 10, तो हमारा ये कितना निकल कर आ गया, ऊपर 22,000 हो गया, नीचे 110। अब इसको आप इससे काट देंगे, ये हमारा निकल कर आ गया 200। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो ये आप फॉर्मूला याद रखिए, इस तरह का क्वेश्चन एक 100% पूछा जाता है अकाउंटेंसी में। प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनकम टैक्स डिडक्ट किया गया है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, जो भी इंटरेस्ट पे की हुई है डिवेंचर पे, उस पर इनकम टैक्स जो है डिडक्ट किया गया है, तो वो कहाँ दिखाएंगे, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बताइए। क्या होगा इसका आंसर? देखिए यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पर हम इसको ये शो करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट शुड बी कैटेगराइज्ड एज करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट देखिए एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि बैंक करंट अकाउंट होल्डर्स को ये प्रोवाइड करती हैं कि उनके अकाउंट में अगर उतना अमाउंट नहीं है फिर भी वो उससे ज़्यादा वो विड्रॉल कर सकते हैं। इस पर कुछ परसेंटेज वो चार्ज भी लगाती है। तो यहाँ पर आपको बतानी है ये किस तरह का है
एक्सपेंस है और ये कहाँ पे हम इसको दिखाते हैं। देखिए ये हमारी करंट लायबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक ऐसी सर्विस ली है जो कि हमने अपने अकाउंट में उतना अमाउंट ना होते हुए भी उससे ज़्यादा यूज़ कर लिया है। जो हमने कोई अमाउंट ज़्यादा यूज़ कर लिया है तो वो हमें वापस भी करना होगा, और ये विद इन 1 ईयर के अंदर हमें करना होगा। तो यहाँ पर ये हमारी करंट लायबिलिटी का पार्ट होती है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मिड ऑफ द ईयर विल बी शोन इन। अब कोई भी प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है मिड ऑफ द ईयर, वो कहाँ पे शो किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, या फिर लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। देखिए मेनली इस तरह के जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड किए जाते हैं वो कंपनी के द्वारा कभी कभी शेयर होल्डर्स को दे दिए जाते हैं। कभी उनको ऐसा लगता है कि इस साल हमने या इस टाइम हमने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है, तो वो अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए एक इंटरिम डिविडेंड देते हैं, जो कि मिड ऑफ द ईयर दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हम बीच में प्रिपेयर करते हैं। हम एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपने देखा होगा, उसके अंदर शो की जाती हैं, जिससे कि बाद में वो उसका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाए। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर एक अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 53,400 का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75,000 का, ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 एंड परचेस 82,000। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक आपको निकालना है, बताइए। बताइए कैसे निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको कितना दे रखा है? 53,400 का, और क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 75,000 का, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 एंड परचेज हमारी 82,000 की। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक को पहले आप ऐड कर लीजिए। 75,000, 53,400, 4, यहाँ पर ये हो गया 8, 7 और 5 हमारा हो गया 12। ठीक है, अब यहाँ पर हमें माइनस करना है हमारा 82,000। 82,000 को आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ये आपका निकल कर आ गया 4, 6, ये 8 था तो 8 में से ये गया 4, तो 46,400 आपका यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आइए। बैलेंस शीट। In balance sheet, redeemable debenture whose payment has not been received by the debenture holder will be shown in unsecured loan, सिक्योरिटी लोन, कंटिजेंट लायबिलिटी, या फिर करंट लायबिलिटी, बताइए। देखिए ये हमारा दिखाया जाएगा सिक्योरिटी लोन के हेड में। अब ये क्यों इसमें दिखाया गया है इसको समझते हैं। देखिए बैलेंस शीट के अंदर हम जो रिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं, अगर वो उसका रिसीव नहीं किया जाता डिवेंचर होल्डर के द्वारा, तो वो हम सिक्योर्ड लोन में दिखाते हैं। अब सिक्योर्ड लोन में और क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं, तो जैसे कि हमारे डिवेंचर्स हो गए, क्योंकि वो भी सिक्योर्ड हैं, लोन्स फ्रॉम बैंक्स, लोन फ्रॉम सब्सिडीज, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन्स, ये सारी ही चीजें हम सिक्योर्ड लोन्स के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, सिक्योर्ड लोन या फिर आप यहाँ पे सिक्योरिटी लोन भी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो सिक्योर्ड
क्योंकि आपको ज़्यादातर टर्म सिक्योर्ड लोन का ही सुनने को मिलेगा, सिक्योरिटी लोन कहीं कहीं यूज़ किया जाता है, बट दोनों का मीनिंग वही है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे असेट्स आर शोन इन बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ। अब असेट्स हमें किस ऑर्डर में दिखाई जाती हैं? इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ऑन मार्केट प्राइस, ऑन बुक प्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। बताइए। बताइए। यहाँ पे शो करने की बात की जा रही है, ना कि कैलकुलेट की। तो बुक वैल्यू तो कट गया। बुक वैल्यू तो जब हम ये कहेंगे कि हमारी जो असेट है वो किस पे कैलकुलेट की जाती है तब आएगा। अब देखिए बच्चा, मार्केट प्राइस भी कट गया, बच्चा हमारा ऑप्शन 1 और 2। तो आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, और यहाँ पे जो शेड्यूल हमारा दिया हुआ है थर्ड शेड्यूल के अंदर पार्ट 1 और पार्ट सेकंड। पार्ट 1 हमारा बैलेंस शीट से रिलेटेड है और पार्ट सेकंड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। तो उसमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर P&L अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो उसी फॉर्मेट के अंदर हमें ये डिफाइन किया गया है कि जब हम बैलेंस शीट के अंदर अपनी एसेट्स को शो करेंगे तो वो हमारी परमानेंस बेसिस पर शो की जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे परमानेंस के अंदर किस तरह से शो की जाती है, थोड़ा सा इसको और समझते हैं। तो परमानेंस के अंदर ये बताया गया है कि सबसे पहले जो असेट्स दिखाई जाएंगी वो होंगी इंटेंजिबल नेचर की। उसके बाद जो असेट्स दिखाई जाएंगी वो होंगे हमारे टेंजिबल नेचर की। और इसके बाद हम जो असेट्स दिखाएंगे वो होंगे हमारी करेंट असेट्स। तो आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपकी कौन सी दिखाई जाएंगी? इंटेंजिबल असेट्स, उसके बाद टेंजिबल असेट्स, एंड देन करंट असेट। तो ये इस तरह का फॉर्मेट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन किया गया है। एक और चीज नोट कर लीजिए, शेड्यूल एक मिनट, शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट में बैलेंस शीट को डिफाइन किया गया है। शेड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड में P&L अकाउंट के बारे में डिफाइन किया गया है। ये इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं और मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स शुड बी शोन एज। अब एडवांस पेमेंट इनकम टैक्स के द्वारा कहाँ दिखाया जाएगा? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असेट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, या फिर क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? बताइए। एडवांस टैक्स की बात की जा रही है, बताइए आंसर। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे लिए असेट का काम करता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंटिजेंट लाइबिलिटी इज अ लाइबिलिटी। कंटिजेंट लाइबिलिटी हमारी किस तरह की लाइबिलिटी है? विच डज नॉट एग्जिस्ट इन प्रेजेंट बट विल अराइज इन फ्यूचर, विच विल बी पेड बाय अनदर पर्सन, which existence or non-existence depend on happening of a certain event, या फिर which is not paid in previous years। बताइए। इतना मैं आपको बता दूं, कंटिजेंट लाइबिलिटी जो है वो हम असेट साइड शो करते हैं, और ये जो शो की जाती है वो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग शो की जाती है, जो कि बताता है कि सारी चीजें डिस्क्लोज करना कंपनी के लिए जरूरी है। देखिए जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है विच डज नॉट एग्जिस्ट इन प्रेजेंट, ये तो सही है कि अभी तो नहीं है लेकिन वो बाद में हो सकती है, लेकिन यहाँ लिखा है कि होगी। तो होगी जरूरी नहीं है, हो सकती है, यानी कि डिपेंड करता है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो ये तो ऑप्शन कट गया। फिर है विच विल बी पेड बाय अनदर पर्सन, ये भी नहीं है। विच इज पेड
विच इज नॉट पेड इन प्रीवियस ईयर, ये भी नहीं है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है कि इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो डिपेंड करती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कंटिजेंट लाइबिलिटी का होता है समवन बैड डेट से। अब देखिए आपके कोई भी ऐसे डेटर्स हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि इसमें से कुछ देंगे ही देंगे या फिर नहीं वो तो देगा ही नहीं, आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना। हो सकता है वो आगे जाके आपको वो वापस कर दे आपका अमाउंट, हो सकता है ना करे। तो ये तो डिपेंड करता है उस टाइम पर कि वो उस समय क्या डिसीजन लेता है, हमें हमारा हमारा पैसा हमें वापस करता है या नहीं। इसलिए ये ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एवरेज स्टॉक ऑफ द फर्म इज रुपीज 40,000 and its opening stock is rupees 5,000 less than the closing stock, then what would be द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब आपको यहाँ पे बताना है एवरेज स्टॉक फॉर्म का दे रखा है 40,000, ओपनिंग स्टॉक था 5,000, जो कि क्लोजिंग स्टॉक्स वो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से 5,000 कम है। ठीक है, तो आपको ओपनिंग स्टॉक बताना है कितना होगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले आपको वो यहाँ पे एवरेज स्टॉक दे रखा है, एवरेज स्टॉक हम बाहर लिख लेंगे, कितना दे रखा है 40,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक हमारा 5,000 रुपये कम है क्लोजिंग स्टॉक से, तो यानी हमारा अगर ये मानिए हमारा ओपनिंग स्टॉक कम है तो यहाँ पे 5,000 हमने मान के चला, तो 5,000 हमारा एक्स माइनस हो गया, फिर वहां पे प्लस हम करेंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक एक्स है और क्लोजिंग स्टॉक से 5,000 कम है तो एक्स माइनस 5,000, और ये बोल रहा है कि जो एवरेज स्टॉक है वो हमारा 40,000 है। इसे बाहर लिख दिया क्योंकि यहाँ पे एवरेज स्टॉक आएगा। एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करके। तो अब यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल कितना निकल कर आया, आपका निकल कर आया 80,000 इक्वल टू, यहाँ पर अब आप लिखेंगे आपके पास x कितने हैं, 2x माइनस 5,000। ठीक है, तो यहाँ पर 2x आप बाहर ले आइए इक्वल टू, अब 80,000 और 5,000, यहाँ ये 5,000 माइनस में है, इस तरफ आप लिखेंगे तो 80,000 प्लस 5,000 प्लस में आ जाएगा, तो आपका टोटल कितना निकल कर आ जाएगा 2x इक्वल टू 85,000। तो हम इसको अब ऐसे लिख लेते हैं, आपने आई एम श्योर लिख लिया होगा। तो ये हो गया आपका 2x इक्वल टू 85,000। ठीक है, तो यहाँ पे 2x 2 को हम नीचे ले आएंगे, x इक्वल टू 85,000 अपॉन 2। अब इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, अब इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 4, 2, 0 आया 5, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है ओपनिंग स्टॉक, तो 4, 2, 500 इनमें से 5,000 हमें माइनस करने हैं क्योंकि ओपनिंग स्टॉक 5,000 कम है। अब इसमें से 5,000 अपना माइनस कर दीजिए तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 37,500। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, बाय विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी आर गवर्न। स्टैटिक क्वेश्चन है, ये आपको लर्न करना है। बताइए किस सेक्शन के अंदर फाइनल अकाउंट्स बताए गए हैं। सेक्शन 210, सेक्शन 211, सेक्शन 212 एंड सेक्शन 213। क्या होगा, देखिए कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। 1956 के अकॉर्डिंग जो हमारे फाइनल अकाउंट्स हैं वो डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 211 में, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिजेंट लायबिलिटी। अब आपको बताना है इसमें से कौन सी हमारी कंटिजेंट लायबिलिटी है। कंटिजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो कि हो सकता है कि फ्यूचर में वो हमारी लायबिलिटी हो जाए। ठीक है, मतलब श्योरिटी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, डिक्लेयर डिविडेंड, लायबिलिटी ऑन बिल्स डिस्काउंटेड या फिर प्रीपेड सैलरी।
बताइए। ऑप्शंस काफी अच्छे दे रखे हैं, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे ऑप्शंस इसमें ऐसे हैं जो कि आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सी लाइबिलिटी होनी है या होगी ही होगी। देखिए, कंटिजेंट लायबिलिटी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिए। कंटिजेंट लायबिलिटी जो है वो हमारी असेट साइड दिखाई जाती है बैलेंस शीट में, और जो कंटिजेंट लायबिलिटी है वो हम बात करें तो जो हमारा डिस्क्लोजर होता है, कन्वें कॉन्सेप्ट ऑफ वो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, उसके अंदर इसको डिफाइन किया जाता है, क्योंकि वो ये बताता है कि सारी चीज डिस्क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तो आते हैं आंसर पे। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3। अब ये कैसे है ये समझिए। देखिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, कोई वेजेस बकाया रह गई है, तो ये तो आपको पता है ये देनी ही देनी है, पहले से पता है, तो ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में आप नहीं भी दे सकते हैं, तो ये तो परमानेंट है, आपको देना ही देना है। अब आपने कोई डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, ये भी आपको देना ही देना है। प्रीपेड सैलरी, अगेन आपने कोई एडवांस सैलरी दे दी है, तो ये तो आपके लिए क्या है, असेट का काम कर रही है। ठीक है, तो बचा क्या, लाइबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंट। अब आपने कोई बिल डिस्काउंट किया है, हो सकता है कि वो डिसऑनर हो जाए। ठीक है, तो वहां पे आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ अ फिक्स असेट। किसी फिक्स असेट की ग्रॉस बुक वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट लेस एप्रिसिएशन, इसको डेप्रिसिएशन कर लीजिएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू या फिर रिलाइजेबल वैल्यू। ग्रॉस बुक वैल्यू क्या दिखाती है, देखिए ग्रॉस बुक वैल्यू की बात करते हैं तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट से इसका मतलब होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिससे हमने वो मशीन परचेज की है, तो वो एक्विजिशन कॉस्ट हमें बताती है कि इस प्राइस पर हमने अपनी असेट्स को परचेज किया है। इसके अंदर प्राइस के साथ साथ, उस असेट्स के प्राइस के साथ साथ इंस्टॉलेशन प्राइसेस भी इंक्लूड होते हैं, यानी कि उसको इंस्टॉल करने के सारे एक्सपेंसेस, तो वो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाती है, जो कि हमारी ग्रॉस बुक वैल्यू होती है किसी भी असेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, द कैपिटल ऑफ अ पार्टनर, the capital of a partner at the end of the year is rupees 20,000. His share of profit and drawing during the year is 10,000 and 5,000 respectively. His opening capital would be, बताइए, 70,000, 20,000, 50,000 या फिर 16,500। बताइए ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी। देखिए, पार्टनर की यहाँ पे हमें कैपिटल दे रखी है, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। देखिए, कैपिटल हमारे पास कितनी है, 20,000। ठीक है, अब इसमें हमें दे रखा है प्रॉफिट और ड्राइंग, प्रॉफिट और ड्राइंग रेस्पेक्टिवली, यानी प्रॉफिट 10,000, ड्राइंग हमारी 5,000। तो पहले तो जो हमारी ड्राइंग है हम उसको ऐड कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो गया, 25,000। अब इसमें हम यहाँ पर लेस करेंगे प्रॉफिट को, प्रॉफिट हमारा कितना है, 10,000, तो ये हमारा कितना निकल कर आ गया, 15,000। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी हो जाएगी, 15,000। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए, कभी भी ओपनिंग कैपिटल निकाली जाती है तो ड्राइंग तो बाद में हुई है, तो उस ड्राइंग को ऐड कर दिया जाएगा, और प्रॉफिट हमने बाद में रिसीव किया है तो उसको हम लेस कर देंगे, क्योंकि उस समय तो हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं था, तो वो हमने लेस कर दिया, और उस समय जो बीच में हमने ड्राइंग की थी उस समय वो हमारी कैपिटल में इंक्लूड थी, तो हमने उसको ऐड कर दिया। इस तरह से हम अपनी ओपनिंग कैपिटल इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अनअर्न्ड इनकम इज कंसिडर्ड एज, अब कोई इनकम है जो कि आपको रिसीव हो गई है लेकिन आपने उसको अर्न नहीं किया है, यानी कि आपने उसको
अमाउंट तो रिसीव कर लिया लेकिन आपने उसके बदले कोई भी सर्विस या फिर कोई भी काम एक्टिविटी नहीं की है, तो ऐसी इनकम अर्नड इनकम कहलाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, असेट, लायबिलिटी, लॉस या फिर कैपिटल। देखिए इस चीज को समझिए, आपने कोई भी ऐसा अमाउंट जिसके बदले आपने कोई काम नहीं किया लेकिन आपको पैसे मिल गए हैं, तो वो आपके लिए अब लायबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि आपको अब उसका काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप लायबल हो गए हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी पेमेंट रिसीव कर लिया है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 लायबिलिटी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बताइए क्या होगा। लीगल एक्सपेंसेस लैंड को परचेस करने में किए गए हैं, आपने कोई मेगा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करवाया है, उसको लॉन्च, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उस पर किए गए खर्चे, या फिर इंस्टॉलेशन करने के खर्चे, या फिर आपने कोई वेज पे की है कंस्ट्रक्शन के लिए, आपने कोई बिल्डिंग में एडिशनल रूम बनवाया, उसके कंस्ट्रक्शन पे बेचेस दी है उसके लिए। बताइए क्या आंसर होगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देती हूँ। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि अमाउंट में बहुत बड़े होते हैं, और उसका जो प्रॉफिट है वो हमें सालों तक मिलता है, और हम एक बार में वो सारे प्रॉफिट को अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं करते, जिससे कि अगर हम उनको एक बार में सारे अमाउंट को शो कर देंगे तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही नेगेटिव पोजीशन शो करेगी कंपनी की, ठीक है। तो उसको धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाता है इस तरह के खर्चों को। तो अब बताइए इसमें से आपको कौन सा लगता है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट करवाया है किसी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, तो ये आपने एक मेगा एडवर्टाइजमेंट करवाया है जो जिसका फायदा आपको सालों तक मिलेगा। तो इस तरह के खर्चे हम एक बार में अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, इसको धीरे धीरे करके हम शो करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन 2 राइट है। अब और भी ऑप्शंस को समझ लेते हैं जिससे आप इजिली और क्लियर हो पाए। देखिए लीगल एक्सपेंसेस जो है ये हमारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं, क्योंकि जो हमने कोई भी लैंड परचेज की है तो उसमें ये जो एक्सपेंसेस हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट के नहीं होते हैं, और इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो हमारे कभी कभी होते हैं, और उनका फायदा हमें बहुत आगे तक नहीं मिलता है। ऊपर से यहाँ पे ऑप्शन थर्ड देख लेते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीन। अब ये जो खर्चा है बहुत ही स्मॉल अमाउंट का खर्चा है, जो कि हम मशीन में ही इसको ऐड करके दिखा देते हैं, ठीक है। वहीं वेजेस है, ये भी हमारा वेजेस जो है हम इसको एडिशनल रूम जो हमने बनाया है उसमें ऐड करके दिखाएंगे। इस तरह का खर्चा भी ये हमारा जो अमाउंट होता है वो कम अमाउंट में किया गया होता है, लेकिन अगर हम देखें तो इन सब के कंपैरिजन में ये जो हमारा खर्चा है बहुत ही हाई अमाउंट इस पर खर्च किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पर है डेटर्स हमारे 30,000 रुपए के हैं, और ये जो डेटर्स हैं वो बिफोर बैड डेट ऑफ रुपीज 1,000 एंड प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स एट 5,000 है। अब आपने एक प्रोविजन बनाया है डेटर्स को डिस्काउंट करने के लिए 2% का, तो बताइए वो कितना होगा। 600, 575, 571, 591, 51, बताइए। देखिए यहाँ पर आपके डेटर्स 30,000 के हैं, बैड डेट 1,000 के हैं, प्रोविजन आप 5% बना के चल रहे हैं बैड डेट का, और उसके साथ ही साथ 2% आपने उसको डिस्काउंट भी किया है डेटर पर। सॉल्व करें, किसी का आंसर निकल के आया। देखिए डेटर्स हमारे कितने हैं, 30,000 के, ठीक है। बैड डेट हमारा कितना है, 1,000 का, तो इसमें से 1,000 हम माइनस कर देंगे, बचा कितना हमारे पास, 29,000। अब यहाँ पे 5% प्रोविजन है, तो ये हम 5% प्रोविजन 29,000 पे निकालेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, 29,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 0,541, 1450।
अब 1450 इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 27,550। अब 27,550 हमारे टोटल डेटर्स हो गए। अब इस पर भी हमने क्या करा है, 2% का हमने डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे जो 27,550 निकल कर आए हैं, 27,550, इसका हम अब 2% निकालेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 2,1,5 और ये 5,591। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा हमारा 551, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी में है 551, 591 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया, देनदार जो थे यानी डेटर्स 30,000 के थे, जिसमें बैड डेट 1,000 के थे, जो कि हमें पैसा अब नहीं देंगे, वो हमने माइनस कर दिए, 29,000 हमारा निकल कर आ गया। अब उस 29,000 में से हमने प्रोविजन 5% बना के चला है, तो वो हमारा कितना निकल कर आया, 1450। तो 2950 में से 1450 हम निकालेंगे तो ये हमारा टोटल निकल कर आ गया 27,550। अब यहाँ पर हमने जो 27,550 लोग हैं का अमाउंट हमें मिलेगा, उसमें से भी हमने 2% उनको डिस्काउंट दे दिया, जो यानी कि 551, और जो कि हमारा ये निकल कर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असेट्स इज कंप्यूटेड ऑन देयर। अब जो फिक्स असेट्स है उस पर डेप्रिसिएशन कंप्यूट कैसे की जाएगी, उसकी बुक वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू, रिलाइजेबल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू, बताइए क्या होगा आंसर। देखिए जब भी हम फिक्स असेट्स का डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो ये हम कैलकुलेट करते हैं उसकी बुक वैल्यू पे, यानी कि जिस पर हमने उस जो भी उस बुक हमने प्रिपेयर की है उसमें उसका अमाउंट मेंशन है या जितने रुपए में हमने उसको परचेस किया है उस पर ही उसको हम निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा बुक वैल्यू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द बैड डेट that have been written off if recovered subsequently then they are credited to। कोई भी बैड डेट था जो कि इसको हमने राइट ऑफ कर दिया, लेकिन बाद में वो हमें क्या है, मिल गए, यानी कि वो अमाउंट हमें मिल गया, तो अब हम उसको क्रेडिट कैसे करेंगे, किस अकाउंट से क्रेडिट करेंगे, देनदार, सेल्स अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर P&L अकाउंट। देखिए ये तो हमारे लिए इनकम है, हमने उसको राइट ऑफ कर दिया था, अब हमें ये अमाउंट मिला है तो हमारे लिए क्या है, ये इनकम है। इनकम कहाँ जाती है, P&L अकाउंट में, तो P&L अकाउंट हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखिए, इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट दैट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर द ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹5,000 एज फ्री सैंपल्स while preparing final account this will be shown in। बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर बैलेंस शीट। क्या होगा बताइए। 5,000 एज अ फ्री सैंपल दिया गया है, तो सबसे पहले तो देखिए ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट अफेक्ट हुआ है। उसके बाद हम इसको P&L अकाउंट में दिखाएंगे क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बोथ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। नेक्स्ट आइए, अमाउंट सेट असाइड टू मीट लॉसेस ड्यू टू बैड डेट्स। अब कोई भी अमाउंट हम उसको अलग निकाल के रख रहे हैं कि जिससे कि अगर हमारा आगे जाके कोई भी लॉस होता है बैड डेट की वजह से तो हम उससे उस लॉस को कवर कर पाए, तो उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व, प्रोविजन, लायबिलिटी या फिर नन ऑफ दीज। अभी हमने ये डिस्कस भी किया था एक न्यूमेरिकल, उसमें भी एक ये टर्म आया था, तो आप इजीली बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रोविजन। प्रोविजन जो होता है वो नॉन लाइबिलिटी के लिए होता है और रिजर्व जो होता है अननोन लाइबिलिटी के लिए। अब यहाँ पे लाइबिलिटी तो हमें नोन है कि ये बैड डेट होगा,
लेकिन हमें अमाउंट नहीं पता। तो यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट प्रोविजन बना के रख दिया जाता है कि आगे जाके इस तरह का कोई भी खर्चा होगा या कोई भी लॉस होगा तो हम उस लॉस को मीट आउट कर पाएं, जिससे कि हमारे बैलेंस शीट पे इसका असर ना पड़े। तो हम पहले से ही एक प्रोविजन बना के चलते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज ₹3,60,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 20,000, प्रीपेड इंश्योरेंस इज 26,000, आफ्टर एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट हमें बताना है। नेट प्रॉफिट 3,60,000 का है, लेकिन हमने ये एडजस्टमेंट नहीं की है। तो अब बताइए इन एडजस्टमेंट को करने के बाद कितना प्रॉफिट होगा हमारा। बहुत ही सिंपल है, बताइए। देखो, एडजस्टमेंट से पहले हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 3,60,000। अब इसमें क्या दे रखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, माइनस होगी। आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी माइनस करी, यानी कि 20,000 आपने माइनस करे, बचे कितने, 3,40,000। अब उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 26,000 का है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करा आपने इसको, ये कितना का था, 26,000 का। तो ये हो गया आपका 3,66,000। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। क्लियर है। देखिए, अब आपको यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एंट्री बतानी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को बतानी है क्या होगी। असेट्स एंड एक्सपेंसेस, असेट्स एंड इनकम, लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस, या फिर लायबिलिटीज एंड असेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस को बताइए क्या इफेक्ट करेगा। देखिए, कोई भी एक्सपेंस हमने प्रीपेड किया है, अगर हमने कोई भी अमाउंट पहले से ही दे दिया है, तो वो जो पर्टिकुलर एक्सपेंस है वो हमारा अफेक्ट हुआ। साथ ही साथ हमारे पास हमने उसको पे किया, या तो हमने उसको पे कैश से किया होगा या फिर हमने उसको बैंक से किया होगा। तो हम उसको किसी से भी पे करें, अफेक्ट तो यहाँ पे हमारी असेट्स हुई हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको पे किया है तो असेट्स हमारी अफेक्ट हुई, साथ ही साथ जो भी कंसर्न हमारा एक्सपेंस है वो अफेक्ट हुआ। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंडिकेट द आइटम डेट अपीयर्स इन द सरप्लस अकाउंट। अब आपको बताना है, उस आइटम को इंडिकेट करना है जो कि हमारे सरप्लस अकाउंट में दिखाया जाता है। प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, जब भी हम सरप्लस अकाउंट शो करते हैं तो वहां पर हम ऑलवेज प्रपोज डिविडेंड को शो करते हैं या फिर उसमें दिखाते हैं। और ये जो हमारा प्रपोज डिविडेंड होता है ये हमारा लाइबिलिटी साइड दिखाया जाता है अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा सरप्लस अकाउंट होता है। नेक्स्ट देखिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है वो कहाँ दिखाया जाएगा, लायबिलिटी साइड में। देखिए, यहाँ तो क्लियर हो गया कि लायबिलिटी साइड है बैलेंस शीट की। अब आपको हेड बताना है, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, शेयर कैपिटल, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या होगा, देखिए एलिमिनेशन मेथड से करिए ये वाला क्वेश्चन। सिक्योरिटी प्रीमियम है, शेयर कैपिटल में तो कभी नहीं आएगा। शेयर कैपिटल में आते हैं शूट कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ये। ठीक है, अब आप बताइए, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए एक असेट का काम कर रहा है। ठीक है,
तो ये करंट लायबिलिटी और प्रोविजन में तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये जाएगा हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में, क्योंकि एक सरप्लस अमाउंट है ये हमारा, जो कि आगे हम फर्दर इसको अपने कोई भी डिविडेंड पे करना है या फिर हमें कोई भी एक्सपेंस हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट शो किया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस हेड में। अब रिजर्व एंड सरप्लस हेड में कुछ चीजें और हैं जो कि इंक्लूड की जाती हैं, वो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आता है यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिजर्व, इसके अंदर हम कैपिटल रिजर्व को भी इंक्लूड करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है, रिजर्व्स और अदर रिजर्व्स आते हैं, सॉरी रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व्स आते हैं, और साथ ही साथ जो भी हमारा पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट बैलेंस है, यानी कि पीएनएल अकाउंट का अगर कोई प्रॉफिट बैलेंस होगा तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, और अगर लॉस बैलेंस होगा पीएनएल अकाउंट का तो शेयर कैपिटल से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी। अब अनफेवरेबल बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो वो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में ऐड होगा, सब्ट्रैक्टेड होगा असेट से, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, या फिर नन ऑफ दिस। अभी अभी मैंने बताया, इजीली बता सकते हैं आप इसका आंसर। अगर मुझे पता होता कि नेक्स्ट ये क्वेश्चन है तो मैं उस चीज को वहां डिस्कस ना करती। देखिए, ज्यादा टाइम लेना का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने एक तरह से आंसर बता ही दिया है, वो कैपिटल से सब्ट्रैक्ट किया जाता है लाइब और क्योंकि ये अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब ही यहाँ पर ये है कि वहाँ पे लॉस हुआ है और प्लस हुआ है, तो वो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस हेड में होगा, यानी कि प्रॉफिट लॉस हमारा सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा कैपिटल से। नेक्स्ट आइए, गुड वर्थ ₹5,000 हैव बीन टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। कोई भी गुड है जो कि 5,000 का है, जो कि प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए किया है, फॉर विच नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन द बुक्स, दिस इज एन, बताइए कौन सा एरर है, एरर ऑफ कॉम्पनसेशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, या फिर एरर ऑफ ओमिशन। देखिए, साफ साफ एरर ऑफ ओमिशन का आंसर है, क्योंकि यहाँ पे तो वो एंट्री वो उसने की ही नहीं है, यानी कि वो उस एंट्री को करना ही भूल गया, तो ये क्या हो गया, ओमिट हो गई वो एंट्री, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं कंपनी के, वो हम फाइनल अकाउंट में कहाँ शो करते हैं, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर क्रेडिट साइड ऑफ पी&एल अकाउंट। देखिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात की जा रही है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कंपनी के स्टार्टिंग में खर्च होते हैं, कंपनी को जब हम बनाते हैं उस समय खर्च होते हैं, और ये अमाउंट इनका ज्यादा होता है, इसलिए इनको धीरे धीरे करके राइट ऑफ किया जाता है, क्योंकि एक साथ अगर वो सारा अमाउंट राइट ऑफ करेंगे तो जो हमारे जिस भी साल हम इसको राइट ऑफ करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग की बैलेंस शीट में, तो वहां पर नेगेटिव बैलेंस दिखाएगी, नेगेटिव अमाउंट शो करेगी, जिससे कि हमारी कंपनी के लिए एक ही नेगेटिव पोजीशन हो जाती है कि इस कंपनी की बैलेंस शीट तो बहुत खराब है, तो इसलिए इसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए, लायबिलिटी साइड नहीं, डेबिट और पी&एल अकाउंट में तो बिल्कुल ये शो नहीं किया जाता है, ये शो किया जाएगी असेट साइड में, असेट साइड की बैलेंस शीट में जाएगी ये, और इसको धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड हम इसको राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इस हेड में शो किए जाते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इश्यू ऑफ शेयर पे डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट अकाउंट, करंट असेट कौन सी नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, या बिल्स पेएबल। साफ साफ दिख रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।